Hello everybody and welcome back. Today topic is, I believe one of the most easy yet one of the most lengthiest yet one of the most practical topic of this subject. Now why I say it to be one of the most practical topic of the subject is a lot many of us deal with movement of goods from one place to another place. So the moment you are into movement of goods from one place to another place, you will have to generate an e-way bill. And now when I say that you'll have to generate this e-way bill, हर एक छोटे छोटे मूवमेंट के लिए भी जनरेट करना पड़ता है क्या? तो गवर्नमेंट बोलती है नहीं, इरादा हैरान परेशान करने का तो नहीं। लेकिन जब भी आप कोई लॉ इवैल्यूएट करते हो तो कुछ कंडीशंस होती है, कुछ टाइप के लोगों को कंपलसरी किया जाता है, कुछ टाइप की एक्टिविटीज पे कंपलसरी किया जाता है। सिमिलरली कुछ टाइप की एक्टिविटीज को छोड़ दिया जाता है, कुछ टाइप की एक्टिविटीज को से नॉट रिक्वायर्ड ओनली कैटेगरी में भी डाल दिया। सो ये जो पूरा प्रोसीजर है फॉर द जनरेशन ऑफ ई-वे बिल, इट इज एंटायरली इलेक्ट्रॉनिक। आई बिलीव इसीलिए उसका नाम भी ई-वे बिल, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। एंड देयरफॉर once you understand, once you evaluate कब एप्लीकेबल होता है, कब एप्लीकेबल नहीं होता, your life eases out. Please note, this section or rather this part of the act is completely driven from rules, while the power is taken from a particular section. Now let us first understand from where the power is taken and then we'll jump on to the rules. Section 68 of the CGST Act gives the government a power कि अगर आप चाहो तो जो भी पर्सन इन चार्ज ऑफ अ कन्वेयंस है, who is carrying any consignment of goods for a value exceeding an amount as may be prescribed, e-way bill has been prescribed as one of the documents, which says गवर्नमेंट ने एक पावर अपने पास में रखा है सेक्शन 68 में। वो बोलते हैं कि अगर आपको कोई भी वैल्यू एक्सीड करता हुआ बंदा अगर दिखता है जो मूवमेंट ऑफ गुड्स में लगा हुआ है, तो आप उसको एक डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब कर सकते हो विच इज सपोज टू कैरी। एंड द गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब्ड ई-वे bill for this. Let us understand the procedure. So अगर कोई ई-वे बिल की बात आती है, so we will only have to look at two places. One is section 68 that powers and another is rule 138. बस. Now why I am giving you this thing is it is because a lot many of us face the situation कि where is it written? एंड देयरफॉर वेयर इज इट रिटन का जवाब अगर ये दो सेक्शंस में नहीं है तो ई-वे बिल रिलेटेड कई और जगह चीज लिखी है इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड रूल 138 1 by 1. Every registered person who causes movement of goods of consignment value exceeding rupees 50,000, तो आपको क्या बोलता है, आप अपनी कंसाइनमेंट वैल्यू चेक कीजिए, इफ इट एक्सीड्स रुपीज 50,000 एंड यू आर अ रजिस्टर्ड पर्सन। फॉर व्हाट दिस कैन बी, इट कैन बी फॉर सप्लाई, इट कैन बी फॉर रीजंस अदर देन सप्लाई। जैसे कल अपन ने पढ़ा था या अगर अपन ने कल एक जॉब वर्क का भी एक एग्जांपल देखा था जहां पे
वाया डिलीवरी चालान ट्रांसफर हो रहा था, और वो डिलीवरी चालान से जब ट्रांसफर हो रहा था तब भी आपको उसके साथ में ई वे बिल अटैच करना। थर्ड रीजन, इट इज ड्यू टू इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, मतलब जो आपका सप्लायर है ही इज अ अनरजिस्टर्ड पर्सन, जो रेसिपिएंट है दैट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन। शाल, तो आपको कब जनरेट करना है बिल? बिफोर कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट। Now please understand this carefully, that the bill has to be generated before your movement, or rather before your movement has started, and not after it has started. I'll give you a very practical scenario for this. I believe I faced this a year ago. निहाल, मेरा ट्रक इंटरसेप्ट होके पकड़ा गया। ठीक है, बोला ई वे बिल दे तो छूट जाओगे। निहाल, मेरा ट्रक का मूवमेंट स्टार्ट हुआ था से 28 जनवरी को, मेरा ट्रक पकड़ा गया 31 जनवरी को, और मैंने ई वे बिल आफ्टर द ऑफिसर कॉट मी मैंने बना ली। आई सेड वेरी गुड। मैं बोला जब आपको रूल बोलता है कि कमेंसमेंट से पहले बनाना, तो आपने नहीं किया। अब आपने ऑफिसर के पकड़ने के बाद में ई वे बिल बनाया है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ प्लेस दैट इज से अराउंड 200 to 300 किलोमीटर अवे। एक्चुअली क्या करने का? आई सेड पे द पेनल्टी, टेक अप योर गुड्स एंड लीव। The penalty paying is compulsory? I said yes. To my understanding, absolutely yes. So याद रखना, अगर आपने टाइमली ई वे बिल जनरेट नहीं किया है, वो केस में you may be paying up, or you may end up paying a penalty as. And what is the time to generate it? Before the movement has started, and not after the start. Next, shall furnish information related to set the goods in part A of form GST EWB 01 electronically, and a unique number shall be generated on the book. Provision 1, provided that the transporter or an authorization received from the registration may furnish the information in part, which means that the e-way bill can be generated by the supplier, can be generated by the recipient, and also be generated by the transporter. वो भी क्या करेगा? आपकी डिटेल्स देगा और आपको ई-वे बिल का जो कॉमन नंबर है, यूनिक नंबर लाके। Provided further that when the goods are being transported from an e-commerce operator, or other when the goods are supplied through an e-commerce operator or a courier agency, तो कौन जनरेट करेगा? कंसाइनर। अगर जॉब वर्क के लिए जा रहा है तो हु कैन फर्निश? प्रिंसिपल और जॉब वर्क, which means an e-way bill can be furnished by a lot of people, and so everything said and done, the most crucial part is कि आपका जो बिल है it has to be generated before commencement of, or rather before commencement of movement. अब एक क्वेरी आएगा which I face always,
Nihal, my consignment value is 20,000 rupees. Can I still go ahead and generate the e-way bill? Answer is yes. There is no restriction or there is no prohibition that you cannot. But if you have to compulsorily generate, in that case, the value is more than 50,000 rupees. 50,000 से कम है, can you still go ahead and generate it voluntarily? Yes, no prohibition. I hope I am clear to you. Yes, sir. Another provision. Provided that where the handicraft goods are transported from one place to another. अपन ने जब रजिस्ट्रेशन का टॉपिक देखा था तो देखा था कि इफ यू आर अ डीलर इन हैंडीक्राफ्ट गुड्स तो आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी लेना है. दैट वाज नॉट द केस. सो इवन इफ यू आर एन unregistered person, that is you are exempted from taking up the registration. Government says आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, इज फाइन, एक्सेप्टेड, डन, बट आपको ई वे बिल तो पक्का जनरेट करना ही पड़ेगा irrespective of the value of the consignment, which means even if the value is of rupees 100, but if you say that this is an handicraft goods, the e-way bill has to be compulsorily generated. अब अपन ने ऊपर देखा value of consignment exceeds rupees 50,000. People will come and ask how to determine the value of the said consignment. Inclusive of tax, exclusive of tax. Only either of it can be determined as the value. Let us read explanation 2 of the said rules, which says for the purpose of this rule. So this explanation applies specifically to this rule only. The consignment value of the goods shall be value determined as per section 15, that is as declared in your invoicing, bill of supplier, etc. And also include the tax on it, which means that whenever I talk about the term consignment value for the purpose of e-way bill, it is always value inclusive of taxes. It is always the value inclusive of taxes. This is an example given: 45,000, 18% GST, 8,100. So the total invoice value is 53,100, which is my value of consignment. I hope I am clear to you. Rule 2. Where the goods are transported by the registered person as a consignor or as the recipient of supply as consignor, whether in his own vehicle, a hired one, or even a public transport. The said person shall generate the e-way bill electronically on the common portal after furnishing the information in part B of the GST EWB 01. यहाँ पर वो लोग क्या बोल रहे हैं कि जो भी आपकी कन्वेंस रिलेटेड डिटेल्स, ओके, उसको आप पार्ट बी में अपलोड कीजिए. पार्ट बी में अपलोड करने के बाद में एक ई-वे बिल जनरेट हो जाएगा और अदर आपको एक ई-वे बिल जनरेट करना ही
लेट अस मूव अप, अंडरस्टैंड पार्ट ए में क्या आता है और पार्ट बी में क्या आता है। पार्ट ए में दे आर आस्किंग यू अबाउट द डिटेल्स बिफोर फर्निशिंग, or rather they are asking you the details about the goods to be furnished in part A, और part B में they are asking you details about the mode of conveyance, और rather the conveyance का details के कौन सा ट्रक नंबर होएगा, हायर्ड है, सेल्फ का है, एंड नेक्स्ट rule 2A, when the goods are transported by railways, air, vessel, the e-way bill shall be generated by the registered person before being the supplier or the recipient, who shall before or after the commencement of movement on the portal furnish the information in part B. अब याद रखना आपका जो पार्ट ए है वो तो कमेंसमेंट के पहले ही जनरेट होगा, लेकिन अगर आप रेलवे या एयर से या वेसल से अपना गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो the part B of the e-way bill can also be generated after the commencement of movement, provided where the goods transported by railways, the railway shall not deliver the goods until the e-way bill is produced at the time of delivery, which means रेलवे आपका गुड्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे लेके तो चला जाए, लेकिन आपको गुड्स की डिलीवरी वो तभी देगा जब आप उसके सामने एक ई-वे बिल प्रोड्यूस करो। प्रैक्टिकली क्या करती है रेलवेज, वो आपका गुड्स पिक ही नहीं करती है टिल द टाइम यू डोंट गिव एन ई-वे, बट देन अगेन दैट इज अ प्रैक्टिकल स्टेप। In theory, the goods has to be transported to its destination. However, the delivery of the same shall not be given if the e-way bill is not produced. 3. But the e-way bill is not generated as per sub rule 2. मतलब आपने पार्ट बी भर के e-way bill जनरेट नहीं किया, and the goods are transported or rather handed over to the transporter for transportation by road. The registered person shall furnish the information relating to the transporter on the common portal and the e-way bill shall be generated by the transporter, which means that the onus is now shifted. Actually में तो काम मेरा है as supplier or as recipient, but I am like I don't want to do it, तो मैंने क्या किया, गुड्स ट्रांसपोर्टर को हैंड ओवर दे दिया, and now it is the duty is casted upon the transporter to generate that e-way bill on the basis of the information furnished by the registered person. ट्रांसपोर्टर इतना काम करता नहीं है प्रैक्टिकली। इन रियल लाइफ आई हैव आल्सो सीन ट्रांसपोर्टर्स जो बोलते हैं कि आप मेरे को ई-वे बिल जनरेट करके लाके दो, आपका गुड्स ये गाड़ी में जाने वाला है, आप पूरा का पूरा मेरे को ई-वे बिल लाके दो, मैं लेके चला जाऊं। That is how practically they are doing, but legally if the supplier or the recipient does not generate the part B and the e-way bill, the duty is that of the transporter. Provision provided that the registered person or the transporter may at his option
generate the bill and carry even if the value is less than 50,000 rupees. I believe ये अपन ने ऊपर ही cover कर दिया. Provided that but the movement is caused by an unregistered person. अब याद रखना यहाँ पर जो movement cause कर रहा है that is not a registered person. It is an unregistered person who is causing up the movement, either in his own conveyance or a hired one. He or the transporter may generate the e-way bill in form GST e-way bill on the common portal, which means अगर एक unregistered person को भी goods transport करना है या movement करवाना है तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक registered person ही e-way bill generate करेगा. Even an unregistered person can do the needful and generate the e-way bill on the list. Provided also that the goods are transported for a distance up to rupees 50 kilometers within the state or union territory. Distance ध्यान में रखना. Distance of up to 50 kilometers within state or union territory from place of business of consignor to place of business of transporter for further transportation. The transporter may not furnish the details of conveyance in part B. So they are saying that the distance is less than or equal to 50 kilometers from 2 4 from consignor to transporter's office for further transportation. यहाँ पर आपको पार्ट बी ऑफ द ई-वे बिल भरने की जरूरत नहीं. क्यों? क्योंकि एनीवेज वो फर्दर ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही जा रहा है, तो भर दिया जाएगा. So for example, if the goods have to go from say location A to B, that is 45 kilometers, तो आप ये पैच के लिए पार्ट बी नहीं भरो. फिर अगर ये से 1400 किलोमीटर है तो इसके लिए आपको पार्ट बी भरना पड़ेगा. I hope things are crystal clear as of this date. Yes, sir. Explanation 1. For the purpose of this sub rule, when the goods are transported from an unregistered person to a registered person, the movement shall be said to be caused by such recipient if the recipient is known at the time of commencement. Which means अगर आपका registered recipient identified है, अगर आपका recipient identified है तो the recipient is the person who is causing the movement of such goods. Explanation 2. The e-way bill shall not be valid for movement of goods by road unless the information is furnished in part B except certain conditions. So याद रखना, अगर आप अपना कन्वेंस का डिटेल्स नहीं देते हो इन पार्ट बी तो वो केस में आपका गुड्स ये नहीं माना जाएगा that it is or rather that the e-way bill is valid. Fourth, upon generation of the e-way bill on the common portal, a unique e-way bill number shall be made available to the supplier, to the recipient and to the transporter on the common. अगर कोई क्रॉस कंफर्मेशन आता है, अगर आपको करना है तो आप ये तरीके से क्रॉस कंफर्म भी कर सकते हो. अब बहुत सी बार क्या होता है
Say you want to go from Mumbai to Delhi. So you have started your journey from Mumbai and say you have reached Rajasthan. यहाँ पर आपका से गाड़ी खराब हो गया या कोई भी रीजन से आपका जो कन्वेयंस था वो बदल गया या कोई भी रीजन से आपका जो रेसिपिएंट था वो बदल गया, ठीक है। इज इट पॉसिबल गाड़ी खराब होना? यस, वेरी मच प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपके ई वे बिल पर्पस से वो चीज अपने को अभी समझनी। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज e-way bill in case of change of conveyance or the recipient. That is what we are trying to now understand. When the goods are transferred from one conveyance to another, the consignor or the recipient who has provided the information in part B, ड्यूटी किस पर है, या तो जिसने भी मूवमेंट ऑफ गुड्स कॉज करवाया है, अगर कंसाइनर ने करवाया है तो कंसाइनर पे, रेसिपिएंट ने करवाया है तो रेसिपिएंट पे, और अगर दोनों पीछे हट जाते हैं तो ट्रांसपोर्टर पे। शाल बिफोर सच ट्रांसफर, अभी याद रखना ये भी ट्रांसफर होने से पहले आपको एक्टिविटी करनी, एंड फर्दर मूवमेंट ऑफ गुड्स update the details in part B, which means that part B of your e-way bill is amendable. Say for example, यहां से यहां तक गाड़ी से MH04 AB 1 2 3 4 में आई है, यहां से यहां पर तक गाड़ी जाएगी RJ05 CD 1 2 3 4। तो ये आपको डिटेल्स आपके पार्ट बी में देगी। आई होप आई एम क्लियर टू यू। Provided that when the goods are transported for a distance of up to 50 kilometers from the place of business or from the place of transporter finally to the place of consignment, the details of conveyance may not be updated. See what happens here is, say for example आपने एक एप्पल का आईफोन है, अब आईफोन से मेरा एक ट्रांसपोर्टर का हब है से मीरा रोड is in Mumbai and I stay in Bhayandar. That is hardly what say 5 kilometers. अगर आपको यहाँ से यहाँ पे गुड्स डिलीवर करना है, that is the place of transporter to the place of consignee, वो बोलते हैं इसके लिए आपका ई-वे बिल is not required to be amended. I hope I am clear as to the first part of this entire change of convenience. Rule 5A. The consignor or the recipient who has furnished details in part A of form EWB01 or the transporter may assign an e-way bill number to another registered or enrolled transporter for updating the information in part B. बहुत सी बार क्या होता है, मैंने एक ई-वे बिल जनरेट किया और अब मैं उस ई-वे बिल को आपको असाइन कर,
एक काम करना, या अब यहाँ से तू पिकअप करके लेके जाने वाला है ना, तो अब एक काम कर, ये बिल ले, ये बिल नंबर ले, आई एम असाइनिंग इट टू यू। जो भी तेरे को डिटेल अपलोड करनी है, जो भी तेरे को डिटेल अपडेट करनी है, वो तू कर देना इन पार्ट। प्रोवाइडेड दैट आफ्टर द डिटेल्स of the said conveyance have been updated by the transporter, the consigner or the recipient who has furnished information in part A shall not be allowed to assign the e-way, which means अगर आपने एक बार provided that where the details of the conveyance have been updated by the transporter, एक बार अगर ट्रांसपोर्टर ने सारी की सारी डिटेल्स अपलोड कर दी, अपडेट कर दी, उसके बाद वो कहते हैं कि हम आपको असाइन भी करने नहीं देंगे टू अनदर ट्रांसपोर्टर। असाइनमेंट which means can happen at the first instance। से एक सिनेरियो से समझते हैं। शिवी गई से ब्लू डार्ट के पास, ब्लू डार्ट बोलता है मेरा फिलहाल कोई कन्वेंस नहीं जा रहा टुवर्ड्स मुंबई, आप एक काम करो, आप गति कुरियर के पास चले जाओ, आप गति वाले के पास चले जाओ। तो ये इसको असाइन कर देगा। लेकिन अगर ब्लू डार्ट ने अपना पार्ट बी ऑलरेडी भर दिया, ऑब्वियसली बात है, पार्ट बी भरने के बाद सबमिट करके ई वे बिल आ गया उसके हाथ, वो बोलते आप उसके बाद में ई वे बिल जनरेट होने के बाद में आप उसको असाइन नहीं कर पाओ। प्रैक्टिकली क्या होएगा, ये ई वे बिल कैंसिल होगा और नया जनरेट। 6 after the e-way bill has been generated, where multiple consignments are intended to be transported in one conveyance, the transporter may indicate serial number of the e-way bills generated in respect of each such consignment electronically, and a consolidated e-way bill may be generated by him prior to movement of goods. So what is the scenario here कि एक कन्वेयंस में आप मल्टीपल लोगों के कंसाइनमेंट लेके जा रहे हैं, तो एक्ट आपको एक लिबर्टी देता है कि एक काम करो, आप एक एक ई-वे बिल मत जनरेट करो, रेदर आप एक ई-वे बिल एक से सीरियली आप एक जो नंबर्स है सारे इशू कर देना, और उन सब का सारे इनवॉइसेस का आप एक ई-वे बिल जनरेट करके आप अपना गुड्स ट्रांसपोर्ट कर दीजिए। I hope we are clear as to e-way bill in case of change of conveyance या recipient अगर होता है तो what can happen when assigning is possible, when assigning is not just possible. Next, generation of e-way bill by the transporter. यहां पर सिनेरियो क्या है, कंसाइनर बोलता है मैं जनरेट नहीं कर रहा, कंसाइनी बोलता है मैं जनरेट नहीं कर रहा। और अगर आपको मूवमेंट ऑफ गुड्स कॉज करना है तो आपको ई-वे बिल तो कंपलसरी करना है। तो where the consigner or the consignee has not generated the e-way bill in form GST EWB 01 and the aggregate value of consignment is more than 50,000, एक्सेप्शन है रेलवेज, एयर, वेसल। क्यों? क्योंकि अगर आप रेलवे से अगर जाओगे तो अपन ने ऊपर ऑलरेडी देखा कि वो आपको डिलीवरी नहीं देगा गुड्स की। तो अगर रेलवे है तो देयर इज नॉट एन ऑप्शन कि आप जनरेट नहीं करोगे, आपको फिर तो कंपलसरी करना है। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स
अब कौन जनरेट करेगा? द ट्रांसपोर्टर विल जनरेट ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चलन, व्हाटएवर इट इज, and may also generate a consolidated e-way ऑप्शन के एक आप ई-वे बिल 01 में जनरेट करोगे एंड यू मे ऑल्सो जनरेट अ कंसोलिडेटेड ई-वे बिल। मतलब या तो आप एक सिंगल सिंगल जनरेट करो या एक कंसोलिडेटेड जनरेट करो, provided that when the goods are to be transported are supplied through an e-commerce operator or a courier agency. The information in part A may be furnished by such e-commerce operator or the agency. See, remember one thing. I'll tell you one thing very honestly with respect to electronic payables or e-way bills. अगर recipient या supplier e-way bill generate नहीं करता, so the duty is casted upon the transporter to generate. So what is the stand that real life में the transporters have taken is, if you do not generate your e-way bill, we shall not transport your goods only. क्यों? Because if you understand, आपने सारा का सारा liability या owners to generate that details have been shifted to the transporter. And transporter बोलता है we do not have just one person जिसका हम goods या transportation, जिसको हम goods या transportation की सर्विस दें. I hope I am clear to you. Point 8. The information as furnished in part B shall be made available to the registered supplier who may utilize the same for furnishing GSTR 1. Provided further that when the information has been purchased, furnished by an unregistered person, unregistered supplier or a recipient, inform GST EWB 01, he shall be informed electronically if the mobile number or email address is available. Which means अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो और आपने ई-वे बिल जनरेट किया है तो आपको डिटेल्स अवेलेबल होगी जिससे आप अपना GSTR 1 भर सकते हैं। और अगर आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन तो आपके ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर पर अवेलेबल, इफ इट इज अवेलेबल। मैं टेल यू प्रैक्टिकल, आप जब भी ई-वे बिल जनरेट करते हो ना तो आपको सबसे पहले ओटीपी पूछता है। तो अगर ओटीपी पूछ रहा है सो द मोबाइल नंबर इज अवेलेबल, बट फिर भी इफ अवेलेबल का मीनिंग यही है कि अगर आपने नंबर डाला और वो नहीं पहुंचा, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। However, let us check out the next element of it. It talks about cancellation of the e-way bill. जनरेट कर दिया, डिटेल्स गलत हो गई for any reason. Now I want to go ahead and cancel that e-way bill. Can I do it? They say yes. Can I do it forever and ever and ever? They say no. So where an e-way bill has been generated under this rule, but the goods are either not transported or not transported as per the details mentioned in the e-way bill, the e-way bill may be cancelled. The e-way bill may be cancelled on the common portal within 24 hours of its generation. Which means अगर आपको ई-वे बिल कैंसिल करना है तो आपके पास में सिर्फ शुरुआत से 24 घंटे है। 24 घंटे के अंदर अंदर कैंसिल कर दीजिए। अगर नहीं किया तो आपका ई-वे बिल कैंसिल तो नहीं हो।
और कौन से सिनेरियो जहां पर कैंसिलेशन इज नॉट पॉसिबल? आपका गुड्स जा रहा था, इन ट्रांजिट हो रहा था, और ऑफिसर ने इंटरसेप्ट करके उसको वेरीफाई कर लिया, वो बोलते फिर तब उसके बाद भी आपका ईवे बिल कैंसिल होता है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द यूनिक नंबर जनरेटेड अंडर सब रूल 1 shall be valid for a period of 15 days for updation of part B। अपन ने ऊपर देखा था कि एक यूनिक ईवे बिल यूनिक नंबर जनरेट होगा जो 15 दिन के लिए वैलिड होगा, और 15 दिन में नंबर यूज कीजिए, पार्ट बी अपडेट कीजिए और ईवे बिल जनरेट कर लीजिए। कब तक वैलिड है? क्योंकि एज पर द एक्ट और एज पर द इंटेंडेड फ्रेमवर्क ऑफ द एक्ट, आपके पास में कोई ऑक्ट्राई नहीं है, कोई नाकाबंदी नहीं है, कोई व्हाट टू से चेक पॉइंट्स नहीं है, तो द मूवमेंट ऑफ गुड्स इज वेरी फास्ट। दैट इज व्हाट द इंटेंडेड implementation of the act। तो जैसे कि अगर 100 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है तो आपका ईवे बिल एक दिन के लिए वैलिड है, ऑब्वियसली अदर देन एन ओवर डायमेंशनल कार्गो। ये बहुत ओवर डायमेंशनल कार्गो मतलब बहुत बड़े बड़े कन्वेयंस होते हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह होते हैं। मुझे 250 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल, तो they say for every 100 kilometers or part thereof one additional। now how is that 100 kilometers determined? It is determined on the basis of pin codes। ये पिन कोड से लेके ये पिन कोड तक आपका डिस्टेंस मेजर होता है, उसके हिसाब से आपके किलोमीटर्स डिसाइड होते हैं, एंड उसी के हिसाब से आपके दिन भी डिसाइड होता है। let us move it। for every over dimensional cargo, बड़े कन्वेयंस, they say obviously you cannot move very fast, so 20 kilometers, and for every additional 20 kilometers 1 day। provided that the commissioner on the recommendations of the council extend the validity for certain types of categories of goods। provided further that under circumstances of an exceptional nature including transshipment of goods, the goods cannot be transported within the validity period of the ईवे बिल, the transporter may extend the validity after uploading details of part if required। वो बोलते कि आपका गुड्स जा रहा था कहीं पे और एक्सेप्शनल सिचुएशन आ गई और आपका गुड्स का मूवमेंट उधर रुक गया, because we are only in the year 2022, I can give you an example of COVID। जब कोविड आया था in the year March 2020, the entire country had come to a standstill wherein no movement of goods was allowed to be taken place। तो आपका गुड्स एक जगह पर खड़ा रह गया at least for the first 1.5 to 2 months। only the movement of essential goods was permitted, and say you are a category जिसका गुड्स वहां पर क्लासिफाई नहीं हो, तो फॉर श्योर है आपका ईवे बिल तो टाइम बार हो गया, द वैलिडिटी ऑफ ईवे बिल हैज ऑलरेडी एक्सपायर्ड। in that case the commissioner had extended the validity of the said ईवे bills, and this is an example of an exceptional condition। अब बहुत सी बार क्या होता है ट्रांसशिपमेंट में भी जो आपका गुड्स आप इधर से उधर करते हो, that is huge, and therefore it is practically impossible for the transporter to carry it off in the specified time limit।
तो ट्रांसपोर्टर कमिश्नर को अप्रोच करेगा दैट सर दिस इज द गुड्स एंड दिस इज इट इज दैट इज बिकॉज ऑफ सच सिचुएशन I cannot transport the goods within this specified period. So therefore, please grant me an extension. The commissioner will check the nature and grant an extension if required. Provided also that the validity of EOA bill may be extended within 8 hours from the time of its expiry. मतलब ऐसा नहीं है कि एक्सपायर होने के बाद में you are approaching the commissioner. एक्सपायर होने के 8 घंटे में 8 घंटे पहले अप्रोच कर लो, या तो फिर 8 घंटे के अंदर अंदर अप्रोच करो. Explanation. For the purpose of this rule, what does the term relevant date mean? It shall mean the date on which the e-way bill has been generated. The validity, the period of validity shall be counted from the time on which the e-way bill has been generated, and each day shall be counted as the period expiring at the midnight of the day immediately following the date of its generation. I believe ठीक है, ये उस दिन से 12 बजे तक का ई-वे बिल का वैलिडिटी होता है. एक्सप्लेनेशन. ओवर डायमेंशनल कार्गो का मीनिंग डिफाइन किया. Acceptance or rejection of the e-way bill details. The details of the bill shall be made available to the supplier, recipient, and either of them shall communicate his acceptance or reject the e-way bill so communicated. Where आपने इन्फॉर्म किया, ना तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो ना आप रिजेक्ट कर रहे हो, तो we will have to wait for a reasonable period. Now what is the reasonable period? In this case it is 72 hours from the details, from the time of the details that has been made available to. If the details are not expressly rejected, it is deemed to be accepted. अगर आपने महाराष्ट्र में ई-वे बिल जनरेट किया है तो दैट रिमेन्स वैलिड इन गुजरात, राजस्थान, दीव एंड दमन, गोवा, एनी स्टेट, एनी यूनियन टेरिटरी. एग्जेम्पशंस फ्रॉम द ई-वे बिल. अब किसको ई-वे बिल रिक्वायर्ड नहीं है? कुछ नहीं, एक स्पेसिफिक लिस्ट दी हुई है. नॉन मोटराइज्ड व्हीकल में अगर आप अपना माल ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट करवा रहे हो तो देयर इज नो रिक्वायर्ड फॉर एन ई-वे बिल. नॉन मोटराइज्ड व्हीकल का एग्जांपल हो सकता है बुलक कार्ट. The goods are transported from custom stations, from the customs port, airport complex or land to an inland container depot or for clearance by custom. मतलब ये within the customs port अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो there is no requirement for an e-way bill. Notified goods है तो ये डी oil cake had been transported for a specific reason. The goods transported are alcoholic liquor for human consumption. अब ये क्यों बाहर निकाल के रखा है? Because it is not covered in the scope of GST Act itself. Treated is treated as supply treated as no supply under Schedule 3. ठीक है, एक स्पेसिफिक लिस्ट है. डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स जिसको ई-वे बिल नहीं लगता है. एलपीजी, केरोसिन अंडर पीडीएस, पोस्टल बैगेजेस, ज्वेलरी, currency notes, used personal and household effects. So, अगर निहाल is planning to relocate from say मुंबई to say राजस्थान, निहाल अपना सारा घर का सामान लेके जा रहा है, तो उसको ई-वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है because it is all used personal and household effects. यहां तक जो अपन ने देखा, that was all rule 138 of the
CGST rules. Now let us understand some clarifications for or rather on the e-way bills as well for storing goods in the transporter's godown. It starts off with something like this. Textile sector, weavers, artisans, storage. It has been stated that textile builders use transporters godown for storage due to weak financial conditions. The transporters providing such warehouse facilities will have to get registered under the GST law and maintain the details thereon. See, अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो में या अगर आपने कल एक अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स के टॉपिक में जो गोडाउन ऑपरेटर का अगर रोल समझा था, तो वहां पर भी अपन ने समझा था दैट यू विल हैव टू मेंटेन द डिटेल्स ऑफ व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट, whether registered or unregistered. So they are like you will have to maintain all of them. अब ई-वे बिल का क्या उस पे इम्पैक्ट है, इट इज समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. सो इन व्यूज ऑफ दिस डिफिकल्टीज फेस्ड, वो बोलते हैं कि हम लोगों ने हमारा पावर यूज किया है एंड वी आर नाउ asking you to follow the said rules in the following manner. As per rule 138, an e-way bill is required to be generated, which is required to movement of goods from supplier's place to recipient's place. Therefore, the goods in movement, including when they are stored in the transporter goods, even if it is in the same state or city, has to be accompanied by an e-way bill. Further, what they say is, आप जो ट्रांसपोर्टर का गोडाउन है, प्लीज say include it in your registration certificate as your place of business, because the definition of place of business says that your warehouse and your godown is also a place of business. So जो आपका ट्रांसपोर्टर का लोकेशन है या ट्रांसपोर्टर का जो गोडाउन है, दैट इज योर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस. Thus, in the cases where the consignor or the recipient stores his goods in the godown or godown of the transporter, the said transporter has to declare, or rather the godown has to be declared as his place of business. I believe that I have already discussed. In such cases, mere declaration by the recipient to this effect with the concurrence of the transporter in the declaration will suffice. That is fine. So जब वहां से डिक्लेयर किया है, तो it shall be treated कि भाई आपका goods have transported from that location to the location of the recipient. If the transporter's godown has been declared as an additional place of business by the recipient, the transporter under e-way bill, the transportation under e-way bill shall be deemed to be concluded once your goods reaches transporter's godown. Hence, e-way bill validity in such case will not be required. So what is the scenario over here? It is कि मुझे निहाल को अपने ट्रांसपोर्टर के गोडाउन पर लोकेशन और अदर निहाल को अपनी एक प्लेस ऑफ बिजनेस से अपनी दूसरी प्लेस ऑफ बिजनेस पे गुड्स रखने हैं. तो क्या करूं मैं, एक ई-वे बिल जनरेट कर फ्रॉम दिस प्लेस ऑफ बिजनेस टू दिस प्लेस ऑफ बिजनेस, एंड वंस द गुड्स हैव रीच्ड टू योर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, दैट ई-वे बिल्स रिक्वायरमेंट इज ओवर. आई होप आई एम क्लियर. और उसके बाद आपकी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस से रूटीन नॉर्मल प्रोसीजर में आप ई-वे बिल जनरेट कीजिए. बहुत सी बार क्या होता है ना कि बहुत सी बार हर बार ही होता है
कि जब आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आप तो जाते नहीं हो, कोई ट्रक ड्राइवर लेके जाता है या कोई ड्राइवर ही लेके जाता है। तो बोलते कि अगर आपका कोई ड्राइवर ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है तो वो ड्राइवर के पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इज समथिंग दैट वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड नाउ। रूल 138A, it says आपके ट्रांसपोर्टर के पास में एक इनवॉइस का कॉपी होना चाहिए, बिल ऑफ सप्लाई का, डिलीवरी चालान का। अगर आपको कल टैक्स इनवॉइस का टॉपिक याद है तो अपन ने वहां पर देखा था कि अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो रहा है तो 3 कॉपीज ऑफ इनवॉइस बनती है, 1 फॉर द रेसिपिएंट, 1 फॉर द ट्रांसपोर्टर एंड 1 फॉर द सप्लायर। तो जो ट्रांसपोर्टर्स कॉपी है दैट हैज टू बी विद द पर्सन हु इज इन चार्ज of the conveyance that is carrying your goods from one place to another, and a copy of the e-way bill in physical form, मतलब वो प्रिंट आउट मार के फॉर्म और मैप टू a RFID device enabled on the conveyance। ठीक है, provided that nothing shall apply if it is transported by road, rail or vessel, वो तो समझ में आ ही चुका है अभी तक। Provided further that in case of imported goods, the person in charge shall also carry a copy of bill of entry as filed by the importer, that is also fine। Invoice reference number in lieu of e-way bill, a person may obtain an invoice reference number from the common portal by uploading the said details of the portal। अब अगर आपको ध्यान है तो जब कल अपन ने ई इनवॉइसिंग का टॉपिक देखा था, सम पार्ट ऑफ इट, वहां पर अपने को समझ में आया था कि अपने को पहले अपने सिस्टम में एक कॉपी बनानी पड़ती थी इनवॉइस की, वो डिटेल्स अपने को कॉमन पोर्टल पर अपलोड करने पड़ रहे थे, वॉट एवर वॉज दैट ई इनवॉइस 1 2 से लेके 10 तक। वहां से फिर अपने को एक IRN आ रहा है, वो बोलते कि अगर आपका फिजिकल कॉपी है या रेदर जो स्पेसिफाइड मेंशन है उसके बदले में अगर आप एक INV1 प्रोड्यूस करते हो, दैट इज ऑल्सो वैलिड। So let us understand that a registered person may obtain an invoice reference number from the common portal by uploading on the said portal tax invoice and produce the same for verification by the officer in lieu of tax invoice। Now please note, ये इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस है तो आपको फिजिकल कॉपी के बदले ये कॉपी रखोगे तो भी चलेगा, and such number shall be valid for a period of 30 days। ठीक, but the registered person uploads the invoice in part A of GST e-way bill 1, the same shall be auto populated in GST INV1। ये तो ठीक है यार, आप ही का दोनों पोर्टल है, आप दोनों इंटीग्रेशन करवा रहे हो। Notwithstanding anything contained in clause B of sub rule 1, मतलब ये रहा इसका एक्सेप्शन है, we are studying an exception to this। Notwithstanding anything contained in clause B of sub rule 1, where the circumstances so warrant, the commissioner in charge may by notification require the person in charge of a conveyance to carry the following documents instead of e-way bill। वो बोलता है अगर कमिश्नर चाहे तो बोलता है भाई तू e-way bill मत कैरी कर, rather carry a tax invoice, a bill of supply or a bill of entry and a delivery challan where the goods are transported for reasons other than by way of supply। ठीक है, कमिश्नर के पास में डिस्क्रिशनरी पावर मिलती है और कुछ नहीं। Verification of documents and conveyance, can it take place? Yes, it can take place very well।
Section 68(3) states that where any conveyance is referred is intercepted by the proper officer, he may require the person in charge to produce the documents under the section and for verification. Now they are asking you for documentation verification. The commissioner or an empowered officer in his behalf may authorize the proper officer to intercept the vehicles and ask for details. Intercept the vehicle and ask for details का मतलब ये होता है आपका मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है, आपके कार को या आपके कन्वेंस को साइड में रखाया और बोला डिटेल्स बताओ. The commissioner shall get RFID devices installed at places where movement of goods are to be carried out. That is also fine. The physical verification shall be carried out by the proper officer. ठीक है, अगर आपकी गुड साइड में लगाई है तो वो फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने ही वाला है. इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स. आपका गुड्स रोका. जस्ट गिव मी अ सेकंड, में पानी लेता हूं. आपका गुड्स रोका, इंस्पेक्शन किया, वेरिफिकेशन किया गुड्स का. अब ऑफिसर को बोला रिपोर्ट बना. रिपोर्ट बना, तूने गाड़ी रोका, तेरे को डाउट आया होगा, कुछ तेरे को से मिसलीडिंग सर्कमस्टांसेस लगे होंगे. नाउ गिव अस अ रिपोर्ट कि तूने गाड़ी क्यों रोकी, गाड़ी रोकने का रीजन क्या था, तेरे को क्या मिला क्या नहीं मिला, अब सबका रिपोर्ट. अब क्या होएगा, अ समरी रिपोर्ट of every inspection of goods in transit shall be recorded online by the proper officer in part A of GST EWB 03. कब रोकना है आपको, ये पार्ट ए अपलोड कब करना है, विद इन 24 आवर्स ऑफ द इंस्पेक्शन. मतलब आपने जब मेरा गाड़ी रोका, इंस्पेक्शन हुआ, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मेरे को ये रिपोर्ट अपलोड करनी है. एंड द फाइनल रिपोर्ट इन पार्ट बी shall be recorded within 3 working or rather within 3 days of such inspection. ठीक है, आपकी प्राइमा फेसी ऑब्जर्वेशन 24 घंटे के अंदर चाहिए और आपकी फाइनल रिपोर्ट हमको 3 दिन के अंदर अंदर चाहिए. कमिश्नर के पास गए, ऑफिसर से सर थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, तेरे को 3 दिन और मिले. So that final report का जो टाइम है that can be extended by 3 days. Explanation. A period of 24 hours or the 3 days shall be counted from the midnight of the date on which the vehicle was intercepted. से अगर 1 तारीख को आपका व्हीकल इंटरसेप्ट हुआ है तो 24 घंटे कब से काउंट करोगे आप, 1 तारीख की रात को 12 बजे से. सो इफेक्टिवली 2 तारीख. 2. But the physical verification of goods is being transported. The physical verification of the goods in transit has been done. No further physical verification shall be carried out in the state or union territory unless a specific information related to tax evasion has been made available subsequently. महाराष्ट्र में आप से औरंगाबाद से आप विरार गुड्स ट्रांसपोर्ट करवा रहे, आपने औरंगाबाद से निकल के से फॉर एग्जांपल आप इगतपुरी आते हो और इगतपुरी पे आपका एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया,
ठीक है। अब आप इगतपुरी से आए हो से दहीसर पे, वो बोलते हैं कि आपका वापस महाराष्ट्र में बार हर एक जो इंटरसेप्शन पॉइंट्स है, आपके हर एक इंटरसेप्शन पॉइंट्स पे हम आपकी गुड्स व्हीकल का तलाशी नहीं लेंगे। तो एक बार एक स्टेट में हो गया ना, ठीक है, हम मान लिया पूरे स्टेट में वही चीज चलने वाली, लेकिन अगर हमारे पास में कोई इंफॉर्मेशन आती कि ये पॉइंट से निकलने के बाद में चोरी हुई है, तो हम जाकर रोक लें। बट देन अगेन द इंफॉर्मेशन हैज टू बी ऑफ इवेजन ऑफ टैक्स एंड वो पॉइंट के बाद ही मालूम करनी चाहिए। आपकी गाड़ी रोकी, गाड़ी का इंस्पेक्शन किया और मालूम पड़ता है अब मुझे इसको डिटेन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कुछ गड़बड़ घोटाला मेरे हिसाब से है। तब आपको डिटेंशन करने के लिए क्या प्रोसीजर्स है, लेट अस अंडरस्टैंड। Rule 138D of the rules provide that where a vehicle has been intercepted and detained for a period exceeding 30 minutes, which means जो भी आपका ऊपर का इंस्पेक्शन था वो 30 मिनट्स के अंदर अंदर क्लियर हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ है, आपकी गाड़ी एक स्पॉट पे 30 मिनट से ज्यादा तक रुकी है, आप ट्रांसपोर्टर हो, आप कंप्लेंट बॉस my vehicle was stopped at a place detained for a period of more than 30 minutes and therefore I am officially raising up a complaint. So rule 138D gives a power to the transporter that अगर आपका कुछ से व्हीकल रोका गया है तो यू कैन ऑल्सो कम। रूल 138 restricts the usage of e-way bill in certain cases. It provides that no person, अगर आप ने ये कंडीशंस फॉलो नहीं की तो आपको ई-वे बिल हम जनरेट ही नहीं करने देंगे। It says that no person, whether a supplier or the recipient who is being a person under section 10 has not furnished the returns for 2 consecutive quarters, being a person other than section 10 मतलब नॉर्मल वाले लोग 2 consecutive पीरियड के रिटर्न नहीं भरे। जो भी रिटर्न भरते हैं उनको 2 फॉर्म्स भरने होते हैं, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी। आपने ना तो जीएसटीआर 1 भरा 2 महीने के लिए, ना जीएसटीआर 3 भी भरा। आपने जीएसटीआर 1 तो सारे भर दिए, 3 भी नहीं भरा तो भी नहीं करने देंगे। आपने जीएसटीआर 3 भी भर दिया लेकिन 1 नहीं भरा, एक्ट बोलता है तो भी नहीं करने दूंगा तेरे को, ई-वे बिल अपलोड हो। एंड यहाँ पर है ना, आपको साइट पे एक वार्निंग आती है दैट योर नंबर और अदर that e-way bill has been suspended on your number. Why do I get this? It is because I have one or a couple of clients जो से 2 महीना 3 महीना आराम से रिटर्न भरते हैं एंड वो रिटर्न तभी भरते हैं जब उनका नंबर, जब उनको ई-वे बिल जनरेट करने नहीं मिलता। But then again they pay it off with interest and late fees, so then ज्यादा हीराखीरी नहीं है। Provided that the commissioner on an application received on sufficient cause being shown and for reasons to be recorded in writing allow furnishing
of the e-way bill subject to conditions and may be specified. ठीक है, वो बोलता है अगर आपने कमिश्नर को अप्रोच किया, कमिश्नर ने अगर चाहा तो वो अलाउ कर सकता है आपको, बट दैट इज अगेन फाइन. इन मोस्ट केसेस द कमिश्नर does not allow until the returns have been filed. Forms relating to e-way bill हो गए. Important clarifications related to e-way bill. First, in case of transportation of goods by railways, whether the goods can be delivered by the railways if there is no e-way bill, rule is expressly clear, नहीं हो सकता, so नहीं हो सकता. But the goods, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आया कि ई-वे बिल ये सिचुएशन में जनरेट करना है क्या नहीं करना. But the goods transit through another state while moving on from one area in a state to another area in the same state. But the goods transit through another state while moving from one area in one state to another area in the same state. मतलब आप चक्कर मार के आ रहे हो बट आप बॉर्डर पार करके आ रहे हो एक स्टेट का. It may be noted that the e-way bill generation is not dependent on whether it is an interstate transfer or it is an intrastate transfer. Therefore, goods transit through second state. Therefore, if the goods transit through a second state while moving from one place to another place in the same state, an e-way bill is required to be generated. Point 2. The goods move from DTA to SEZ or vice versa. अब याद रखना, SEZ as well as DTA, sorry, SEZ for all geographical purpose is within the country, but for all taxation purpose outside the country. अब मुंबई में एक SEZ है, बट है तो मुंबई में ही ना. So just because आपका एक सेक्शन बोलता है कि any supply is made to it shall be treated as an interstate supply, ऐसा नहीं होता. वो बोलते हैं कि where the goods move from DTA to an SEZ or vice versa, एक ही सेम स्टेट में अगर है तो ई-वे बिल की जनरेशन की जरूरत नहीं होती. क्योंकि जो ई-वे बिल का जो मेन क्राइटेरिया था ऑफ जनरेशन वो अपन ने रूल 138(1) में देखा था. बट लेट अस स्टार्ट एंड क्लोज विद द सेम थिंग. सो लेट अस मूव बैक टू आवर रूल 138 एंड अंडरस्टैंड कि ई-वे बिल कब जनरेट कंपलसरी हो जाता है. एक चीज हमको मालूम थी, वैल्यू 50,000 के ऊपर होनी चाहिए. And here we are. Every person who causes movement of goods where a value exceeding rupees 50,000 or more, कहीं पे लिखा है इंटरस्टेट होना चाहिए, कहीं पे लिखा है इंटरस्टेट होना चाहिए नहीं. And therefore the generation of the e-way bill is determined on the basis of the value of consignment and not on the basis of the type of supply that takes place. And by type of supply I mean intrastate or interstate. I hope the topic of e-way bill is absolutely clear to you and there is no confusion as to when an e-way bill is to be generated, when it is not to be generated. Yes.
And yeah, one more thing. Specific states also have their own SGST rules, and in a lot of states, the value limit to generate e-way bill is 1 lakh rupees as well. So there can be a possibility that say I'm in the state of Maharashtra, तो महाराष्ट्र में अगर विद इन महाराष्ट्र मेरे को गुड्स ट्रांसपोर्ट करना है तो मेरे को 1 लाख रुपए तक का वैल्यू अलाउड है, रीजन परमिटेड। आप कर्नाटका में हो वहां पर डिफरेंट हो सकता है, से वेस्ट बंगाल कैन हैव अ डिफरेंट लिमिट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। पेमेंट ऑफ before starting off with payment of taxes, or rather the topic of payment of taxes. Now please understand that we will do a bit of accounting over here. Accounting has to be understood from the government's point of view as well as from the taxpayer's point of view. So the government says that a taxpayer is my debtor as well as my creditor. So when the taxpayer is your debtor as well as your creditor, it means you will receive something from him and you will also have to pay something from him, something to him rather. So when you receive something from him, the government says taxpayer के लिए that is a liability to pay. When you pay something to him, taxpayer के लिए it is a credit to take. So therefore हमने एक ऐसा सिस्टम लाया है, इंट्रोड्यूस किया है, that we maintain the ledgers of taxpayer electronically and we maintain 3 types of ledger. पहला electronic liability ledger, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक कैश। लायबिलिटी का मतलब क्लियर है? क्रेडिट का मतलब क्लियर है? हाँ। अब जो भी दोनों का गैप है that has to be paid via cash, that is बैंक और हार्ड कैश, एंड देयरफॉर हमने उसका नाम रख दिया इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर।
A lot of people feel that this ledger is like a wallet. No, I don't agree to it. Reason, आप एक बार इसमें एक्सेस अमाउंट भर दीजिए और फिर आप रिफंड एप्लीकेशन कीजिए, you will understand कितना अच्छा wallet है. So this is not like your wallet, okay? This is an amount that is with the government. The government returns it as per its own whims and fancies is what I can say. And though this is apna ledger only, apna money only, but the amount is not with our bank. So remember, we are now studying up how will a taxpayer's ledger appear in the books of accounts of the government. I hope this is clear as of now. Yes, sir. Payment of taxes. The scheme is such that the liability towards tax, interest, penalty, late fees, etc. is first created by debiting the electronic credit ledger. ITC का अकाउंट क्रेडिट किया जाता है, कैश लेजर को भी क्रेडिट किया जाता है. Now I can either give this theory का ज्ञान to you or I can do something more appropriate, that is I teach you how to account. So we are in the books of government. We have a liability ledger. We have a credit ledger. Lastly, we also have a cash. So this is the debit side, this is the credit side, this is the debit side, this is the credit side, this is the debit side, and this is the credit side. Of any amount that the government is supposed to receive from the taxpayer, that amount can be tax, it can be interest, it can be late fee, it can be penalty. यहाँ पर एक बैलेंस आएगा, राइट? So after all of it, यहाँ पर एक बैलेंस आएगा से 100 रुपीज. अब ये जो 100 रुपीज है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जब आप बोलते हो गवर्नमेंट होके कि 100 रुपीज तेरा पेएबल है, मैं एज टैक्स पेयर बोलता हूँ क्रेडिट लेजर भी चेक करो पहले. अब क्रेडिट लेजर में डेबिट साइड पे तो एंट्री होगी नहीं, क्योंकि वो आपका रिसीवेबल बैलेंस है. तो और आप गवर्नमेंट की बुक्स में हो, तो अगर ये रिसीवेबल है तो ये सॉर्ट ऑफ पेएबल होगा, या ये सॉर्ट ऑफ एक बेनिफिट है जो आपको देना पड़ेगा. एंड देयरफॉर यहाँ पर जो भी बैलेंस आएगा दैट वुड अपीयर ओवर हियर, से टैक्स का अमाउंट इधर पड़ा है, ठीक है, से 80 रुपीज. सो दैट इज अ क्रेडिट बैलेंस एंड दिस इज अ डेबिट बैलेंस. अब क्या होगा, आप बोलोगे चलो लेजर सेटल करते हैं. यहां पर एक अमाउंट आएगी आपकी 80 रुपीज की, विच इज ट्रांसफर्ड टू दी लायबिलिटी लेजर. लायबिलिटी लेजर की आप जब आप क्रेडिट साइड में जाते हो, यहाँ पे आपको 80 अमाउंट दिखेगा एंड दैट हैज कम फ्रॉम द क्रेडिट लेजर.
गवर्नमेंट बोलती है अभी भी 20 रुपया बाकी रह गया निहाल, मैं बोलता हूँ अच्छा बाकी रह गया, काम करता हूँ मैं तेरे को, टैक्स 20, अकाउंटिंग क्लोज, अमाउंट ट्रांसफर। So please remember that अगर आपको कोई भी अमाउंट से टैक्स पेयर से कलेक्ट करनी, सबसे पहले आपको उसका लायबिलिटी लेजर हिट करना पड़ेगा, so that payable stands or rather that receivable is there, and after that you receive it. Now टोटल 100 रुपीज था, आपने गए अपील की, अपील में आपको बोला गया कि नहीं 100 रुपीज की लायबिलिटी गलत है, ओके इट वाज ओनली ऑफ ₹90। गवर्नमेंट बोलते ऐसा नहीं करने का, छी छी ये कौन है तुमको अकाउंटिंग करने को सिखाया, अकाउंटिंग इट इज नॉट टू बी अकाउंटेड दिस वे, तो कैसा अकाउंट करने का फिर, तो बोलते हैं इधर 100 लिखो और यहाँ पर 10 रुपीज का क्रेडिट दे दो, सो व्हाट इज द नेट रिमेनिंग 90। So there can be a scenario that यहाँ पर will find a true tax and यहाँ पे will find a by tax, net effective remaining। Are you clear till here with respect to the accounting concepts as well? Basically it is all basics of accounting कि क्रेडिट लेजर था, क्लोज होकर क्रेडिट साइड पे हिट हुआ। Yes, sir. First ledger that they say ask you to understand is electronic cash ledger। ये पूरा का पूरा थियरी है, I've already done it, but provided that आप जो भी पेमेंट करोगे that has to go via a challan, that challan remains valid, challan remains valid for a period of 15 days on the common portal। बहुत से लोग क्या है ना, they have cash, real cash, I mean 1000 की नोट, 2000 की नोट, 5000 की नोट, 5000 की नोट, 1000 की नोट, 1000 की नोट बंद हो गई, आई ना 2000 रुपीस की नोट है, 500 रुपीस की नोट है, 100 रुपीस की, और बोलते हैं हम आपको कैश में पैसा देते हैं, और बोलते हैं नॉट अलाउड, द गवर्नमेंट सेज नॉट अलाउड। आप 10,000 रुपए तक आप ओवर द काउंटर कैश जमा कर सकते हो, बट प्लीज नोट, अगर आपको 10,000 से ऊपर का अमाउंट देना है, that has to go from your internet banking, credit card or debit card, so that credit card debit card feature is not yet active, NEFT RTGS। अब ये जो 10,000 की लिमिट है ना ओवर द काउंटर कैश वाली, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को एप्लीकेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गया किसी के यहाँ पर रेड मारी, रेड मार के हार्ड कैश उठाया, पूरा का पूरा उठाकर डिपॉजिट करवा दिया, तो गवर्नमेंट बोलती है बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आल्सो ऑपरेट इन कैश, हम पे कंडीशन अप्लाई नहीं।
Electronic liability ledger, I believe that is also covered. Credit ledger is also covered. अब आपका मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन, क्या है ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, that we'll have to understand. Say for example, you have IGST, you have CGST and you have SGST. सबसे पहले, ठीक है, दिस इज द अर्लियर सिस्टम. आईजीएसटी सबसे पहले आईजीएसटी के सामने नॉक ऑफ होता था, फिर सीजीएसटी के सामने और फिर एसजीएसटी के सामने. क्या पुराना है? क्या पुराना है? सीजीएसटी सबसे पहले बोलते थे सीजीएसटी लो, फिर जो बच गया तो आईजीएसटी से सेट ऑफ करते. एसजीएसटी सबसे पहले एसजीएसटी से लो, कुछ बच गया तो आईजीएसटी से सेट ऑफ. सी एस के सामने सेट ऑफ नहीं होगा और एस सी के सामने सेट ऑफ नहीं होगा. दैट वाज द अर्लियर सिस्टम. अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? People started having huge IGST balances. क्यों? क्योंकि आईजीएसटी की लायबिलिटी तो नहीं आ रही थी, लेकिन परचेजेस जरूर हो रहा था. तो गवर्नमेंट बोली यार फाइनली ये बटेगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी के रूप में. तो लेट अस क्लियर दिस बैलेंस. सो लेट अस क्लियर दिस बैलेंसेस. So how did they clear these balances? उन्होंने बोला कि अभी आप सबसे पहले मे बी एक्ट सेम ही है, सीजीएसटी. देश से आईजीएसटी सबसे पहले आईजीएसटी के सामने ही नॉक ऑफ होगा. और आपका जब तक आईजीएसटी का बैलेंस है ना, जब तक आईजीएसटी का बैलेंस है, प्लीज डू नॉट यूज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. which means my CGST and SGST is now utilized only after IGST is 0. निहाल, IGST फर्स्ट IGST, इनके लिए कोई ऑर्डर है? There is no order prescribed. Okay, so there is no specific order as prescribed. वो बोलता है कि अगर तेरे को सीजीएसटी यूज करना है तो पहले अपना आईजीएसटी खत्म हुआ है कि नहीं खत्म हुआ है वो इंश्योर कर. अगर हो गया है तो यूज कर, अगर नहीं खत्म हुआ है तो पहले खत्म कर और फिर यूज कर. सेम फॉर एसजीएसटी. This is what the law tells you. So if I have to ask you what is the order of utilization, आईजीएसटी का अगर आपके पास में बैलेंस पड़ा है तो यू कैन यूज इट अगेंस्ट आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी. दिस इज द न्यू लॉ. सीजीएसटी का बैलेंस पड़ा है, सबसे फर्स्ट इंश्योर आईजीएसटी इज 0. इफ इट इज देयर, ये ऑर्डर है, सबसे पहले आईजीएसटी के अगेंस्ट सेट ऑफ कर दो और फिर सीजीएसटी के सामने सेट ऑफ करो. सिमिलरली फॉर एसजीएसटी एज वेल. आई होप आई एम क्लियर. Yes, sir.
Order of utilization of input tax credit. Input tax credit on account of IGST shall first be utilized towards payment of IGST and the amount remaining for payment of CGST and SGST in the order as may be. Provided that the input tax account of CGST, SGST or TST shall be utilized towards payment of IGST only after the account of, or rather only after on account of tax on account of IGST has been fully utilized. And please note, CGST B cannot be set off against SGST and SGST cannot be set off against CGST. So there is an illustration. They have given you an illustration कि कैसे अमाउंट सेट ऑफ आप कर सकते हो. से IGST की liability was 1000, C की 300 and S की 300. ITC was 300, 1300, 200 and 200. That is 1700 का total balance था. पहले किसके सामने सेट ऑफ करोगे आप? IGST की liability IGST के अगेंस्ट. फिर if you want set it off against entirely against say SGST, entirely against CGST, इतना अमाउंट आपका पेंडिंग. ऑप्शन 2 आपको चाहिए, आपको ज्यादा SGST सेटल करना है, ज्यादा SGST भी सेटल कर लो. The government says we have absolutely no problem. In this case आपका CGST का बैलेंस था, in this case आपका SGST का बैलेंस. Now please note, because there is no order specified, you can even utilize them half. कि जो इधर 300 रुपया जो बच गया इधर, जो 300 रुपया बच गया, you can even split them into two parts. ठीक है, 150 and 150. C, S. Even this is permitted, even this is not prohibited. Credit ledger के बारे में I believe we have already discussed. Conditions on अब क्या हुआ ना, the commissioner started to feel, यार, और even the government started to feel बहुत ज्यादा है ना फेक ITC लिया जा रहा है. ओके, सारे के सारे लोग चोर हैं and everybody has only one mission, to defraud the government and to claim fake ITC. Now with this thing in mind, they came up with a rule 86A, which empowers the officers to block your ITC. The commissioner or any officer authorized by him, not below the rank of assistant commissioner, having reasons to believe, may block your ledger, that is your credit ledger, in as much as the credit of ITC has been availed on the strength of invoices or documents prescribed under Rule 36 by a person who is found to be non-existent by them, or the commissioner feels आपको goods और service receive ही नहीं हुआ है, आपने पहले credit ले लिया है, या तो फिर आपने fake credit लिया है. अगर they go and conduct any survey from a place of business जहां पे जो पर्सन ने रजिस्टर्ड एड्रेस दिया था वहां पे the person is not found, तो वो लोग रेसिपिएंट का क्रेडिट ब्लॉक कर देते हैं. सेकंड, the tax ITC has been availed on the strength of invoice on which the tax has been paid, the tax has not been paid to the government.
which means वो बोलते हैं कि सेक्शन 16 में क्या लिखा है, टैक्स हैज टू बी पेड टू द गवर्नमेंट। सामने वाले ने टैक्स पे नहीं किया, हमने आपका क्रेडिट लेजर ब्लॉक। The person who is availing credit is found to be non-existent or not to be conducting business from a place for which registration is been obtained. आपको मालूम है, मैंने आपको रजिस्ट्रेशन के टॉपिक में कहा था कि आपको आपका प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो अमेंड करवाना बहुत जरूरी है। इफ यू चेंज योर प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर नहीं करवाते हो, दिस कैन बी वन ऑफ द रेपरकशंस दैट यू फेस। D. The registered person availing credit is not in possession of tax invoice. ठीक है, वो तो फिर अगर नहीं है तो फिर आपका आईटीसी और क्रेडिट लेजर ब्लॉक होना ही है। 2. The commissioner or the officer may even disblock your credit after you satisfy them that this credit is permissible and you cannot ब्लॉक इट। और ये अपन ने जो भी रेस्ट्रिक्शन की है ना, जो भी ब्लॉकिंग वगैरह वो कर सकते हैं ऑफ द आईटीसी लेजर, दे कैन ओनली डू इट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोजिंग ऑफ सच रेस्ट्रिक्शन। 1 साल के अंदर अंदर ही आपको अलाउड है कि आप मेरा क्रेडिट लेजर ब्लॉक करो। 1 साल बाद तो आपको खोलना ही पड़े। अब आपकी कुछ पेमेंट हुई है, तो क्या ऑर्डर में वो सेटिस्फाई होगी या क्या ऑर्डर में स्क्वायर अप होगी? सबसे पहला, अगर आपने कोई सेल्फ असेसमेंट किया है ऑफ द प्रीवियस टैक्स पीरियड्स, वो सेट ऑफ होगा। सेकंड, करंट पीरियड का अगर कोई टैक्स पेंडिंग था वो सेट ऑफ होगा। और थर्ड, अगर कोई डिमांड आउटस्टैंडिंग अंडर सेक्शन 73 और 74 तो वो स्क्वायर अप या सेट ऑफ। Every person who has paid the tax shall be deemed कि उसने सामने वाले से रिकवर किया है और गवर्नमेंट को टैक्स पे किया। That is, the incidence of tax has been passed. अगर incidence of tax has not been passed, तो there is a different way to deal with it. But for all reasoning, we are working in an indirect tax system. And जो अपना पहला लेक्चर था या जो अपना पहला वीडियो था, basics and needs of GST, in that we had understood that the supplier collects taxes from its recipient and pays off to the government. So वो अपने पॉकेट से नहीं भर रहा कुछ। If you don't remember it, rewatch it. The balance in cash ledger may be recorded, sorry, may be refunded in accordance with section 54. वो जब रिफंड आएगा तब अपन देख लेंगे क्या। A registered person on the common portal may transfer its amount of tax, interest, penalty available in the common portal to electronic cash ledger for IGST, CGST or in many manner as may be prescribed. So what they have done is they have now allowed you to transfer up your say balances as lying in the portal as पहले नहीं था, अब अलाउ किया। Where any amount has been transferred, the same shall be deemed to be deposited in the said ledger. ठीक है, that is fine. Interest on delayed payment, आपने टैक्स पे नहीं किया, ठीक है, आपने टैक्स पे लेट किया तो गवर्नमेंट से हमको पे करो अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। There are two rates. One is that of 18% and one is that of 24%. So 18% कब लगती है, 24% कब लगती है? We shall see that. Every person is liable to pay tax but fails to pay tax
within a period of prescribed shall pay at interest rate not exceeding 18%. ठीक है, तब आपको मालूम था आपको टैक्स पे करना है, बट आपने टैक्स पे नहीं किया, 18% का ब्याज. Provided that the interest on tax payable in respect of supplies made and declared provided that the interest on tax payable in respect of supplies made during a period and declared in the return for the said tax period after the due date as per provision of section 9 except 73-74, the interest is eligible or liable only on the debit of your cash ledger, which means, understand it with an example. से आपकी लायबिलिटी थी 1000 रुपीज की, आपके पास में आईटीसी था से 1200 रुपीज से 850 रुपीज. वो बोलते हैं यहाँ पर देयर इज नो इंटरेस्ट पेएबल. क्यों? क्योंकि आपने कैश कुछ पे नहीं किया, आपने सिर्फ जो आपका आईटीसी का बैलेंस था उसको लेट स्क्वायर अप किया. सो वी एज गवर्नमेंट डिड नॉट सफर एनी रेवेन्यू लॉस. क्यों? क्योंकि मेरे पास में 1200 रुपया आपको ऑलरेडी आ चुका. अब यहाँ पर बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन 150 रुपीज दैट इज 1000 माइनस 850. वो बोलते कि ये 150 रुपया है ना, दिस इज द अमाउंट दैट यू हैव पेड लेट एंड देयरफॉर इंटरेस्ट इज ओनली ऑन दिस 150. I hope it is clear. Yes, sir. 3. A taxable person who makes an undue or excess claim of ITC under section 42(10) or section 43(10) shall be required to pay tax at the rate of 24%. यहाँ पर 42 and 43 both deal with matching concepts. As and when the section would come, we shall see. This is all that we had to discuss for today, because the next topic is that of TDS and TCS, which I would not be say in a mood, or not in a mood की तो खैर बात नहीं आती, which I want you all to understand from a very fresh perspective, because TDS income tax में भी है, GST में भी है, same for TCS. साथ में कुछ independent concept है ये दोनों, which has got no relevance as such with your payment of tax का topic. So I would like to deal with them independently. I hope that today's session of e-way bill payment of taxes was clear to you all. Stay tuned for more such informative and short videos, and thank you so much.